एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी धारा का चुंबकीय प्रभाव, और उसी कड़ी में हम आगे की ओर देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से एक करंट कैरिंग वायर यानी एक धारावाही चालक या धारावाही तार जब क्या करता है, अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी तीव्रता कितनी है ना, यानी कितना स्ट्रांग है या कितना कमज़ोर है, ये हम लोगों ने देख लिया था पिछले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोगों ने एक नियम का यूज किया था जिसका नाम था बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है ना। और उस नियम के थ्रू हम लोगों ने देख लिया था ये। अब हम आज एक नई चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम कहीं और से नहीं आ रहा है, एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से आ रहा है। हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। पहला एक्सपेरिमेंट जो ऑस्टर्ड का था वो ये था कि वो करंट कैरिंग वायर के अंदर एक परिपथ, एक सर्किट लिए थे, उसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा था, नीचे मैग्नेटिक नीडल थी, तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रही थी, यानी इधर उधर हो रही थी, तो विक्षेपित हो रही थी। तो कारण बताया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोगों ने वहाँ से देखी थी, और कैसे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है एक करंट कैरिंग वायर से, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे चलेंगे, जहाँ पे हमने ये देखा था कि एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना, यानी एक ऐसा वायर जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ओके, और इसके बगल में हमने क्या रखा, एक क्यू चार्ज रखा था, ठीक है। तो ये क्यू चार्ज शुरुआत में क्या था, रुका हुआ था। तो देखा गया कि इस तार के द्वारा इसके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं क्रिएट किया जा रहा है, यानी इस तार द्वारा इसके ऊपर कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं क्रिएट किया जा रहा है, यानी ये क्यू चार्ज ऐसे चुपचाप बैठा है, इस तार को कितना भी नज़दीक लेके आ रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर बाद में ये देखा गया कि जब इसी क्यू चार्ज को हम v स्पीड से क्या करा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, तो इस क्यू चार्ज के ऊपर इस तार द्वारा अट्रैक्शन या रिपल्सन क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने ये बोला था कि ऐसा एक्चुअल में इसका कारण क्या है, एक्चुअल में कारण है कि एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, जब क्यू चार्ज को आप v स्पीड से दौड़ाओगे तो क्या पैदा हो जाएगा सर, अट्रैक्शन यानी आकर्षण या रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और जाहिर सी बात है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन का कारण होता है फोर्स, है ना भाई। इस चार्ज को अगर ये अपनी ओर खींच रहा है तो बिना फोर्स के तो खींचेगा नहीं, कोई भी पार्टिकल मूव कैसे करता है, फोर्स के कारण, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स आएगा। तो आज हम देखेंगे कि इस क्यू चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ना, कैसे जब ये घूम रहा है इस तार के चारों ओर तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहला कारण ये समझ लो कि आखिर ये फोर्स आया कहाँ से। तो इस फोर्स का कारण क्या था, इस फोर्स का कारण ये था कि इस करंट कैरिंग वायर के चारों ओर क्या पैदा हुआ है, इस करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है ना, यानी इस करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। और ये जब भी स्पीड से दौड़ेगा तो इसके भी चारों ओर क्या पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और चूंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड लेके बैठा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, तो जब एक दौड़ता हुआ चार्ज जब अपने मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारेगा, तो जाहिर सी बात है 100% श्योरिटी है कि उसके ऊपर फोर्स लगेगा ही लगेगा, है ना, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में जब कोलैप्स करेंगी तो क्या होगा सर, फोर्स पैदा होगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे देखा जाए फोर्स कितना लगता है इस करंट कैरिंग वायर के द्वारा उस क्यू चार्ज पर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि करने क्या वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हेडिंग क्या डालेंगे हम, हेडिंग डालेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेटिक फील्ड के भीतर किसी गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, चलिए समझिएगा। तो
तो यहाँ पे सिंपल कुछ एजम्पशन लेने पड़ेंगे। मानना पड़ेगा कि मान लीजिए क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। क्यू चार्ज को यहाँ पे हटाओ अभी फिलहाल में। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। अब यहाँ पे क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज इस वी के साथ इस बी के साथ क्या कर रहा है, थीटा एंगल पे मूव कर रहा है भी स्पीड से, ठीक है ना। ये जो क्यू चार्ज है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे वी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देखा जाए कितना फोर्स लगेगा, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस चार्ज के, यानी जितना तगड़ा चार्ज होगा उतना तगड़ा फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? जितना तगड़ा मतलब अगर 2 कूलम का फोर्स चार्ज है तो उसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा, अगर मतलब उस चार्ज को बदल के मैं 5 कूलम का रख दे रहा हूँ तो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा 2 कूलम के रिस्पेक्ट में। 10 कूलम का ले लिया तो इन दोनों से भी ज़्यादा लगेगा 10 कूलम पे। तो जितना बड़ा चार्ज उतना बड़ा फोर्स, यानी चार्ज बढ़ाते जाओगे फोर्स बढ़ते जाएगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। उसके साथ साथ क्या देखा गया, उसके साथ साथ ये देखा गया कि ये जो क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जितनी तगड़ी होगी उतना ज़्यादा क्या लगेगा, फोर्स। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है। ये बात समझ में आ गई जी। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जितना तगड़ा क्या स्पीड उतना तगड़ा फोर्स, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। 3 चीजें हैं, ध्यान दो, एक तो Q है, B है और V है, ओके। जितना तगड़ा चार्ज उतना तगड़ा फोर्स, चार्ज बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा। लेकिन याद यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे याद हमेशा ये रखना है कि जो हम स्पीड देखेंगे वो ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी हमेशा इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे, इस स्पीड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे मैटर करता है ये एंगल, तो एंगल मैटर करने का मतलब आप समझ पा रहे हो ना। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ा होगा कि मान लीजिए ये 2 वेक्टर है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, स्पीड भी एक वेक्टर ही है, वेलोसिटी है नहीं है, तो ये भी एक वेक्टर है। अगर मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालूं तो इसके कितने कंपोनेंट मिलेंगे, 2 मिलेंगे, बिल्कुल। ये मान लेता हूँ V है और यहाँ पे V था, ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, तो जाहिर सी बात है इसके कितने कंपोनेंट आएंगे, 2। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट। थीटा एंगल वाले के साथ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, V cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा ऊपर की ओर V sin थीटा। हम कौन सा लेंगे, V sin थीटा। तो यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा, इस बात को मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी बातें समझ में आ गई है या ना। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली मैं इन सबको एक साथ ले सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ, Q B V sin थीटा, क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे क्या ले लूंगा, एक कांस्टेंट ले लूंगा K, तो यहाँ पे हो जाएगा Q B V sin थीटा, लिख सकता हूँ ऐसे। इसको भी थोड़ा सा और सही तरीके से लिखूं, चलो K को ऐसे ही रहने देना, Q ऐसे ही रहने दो, क्योंकि Q क्या है, चार्ज क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन B क्या है, वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। और जब कभी भी हम ऐसे लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 वेक्टर ले रहे हैं और दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे आएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होंगे। हमने पढ़ा है A क्रॉस B, अगर 2 वेक्टर हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AB sin थीटा लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही AB sin थीटा लिखा है तो A क्रॉस B भी लिख सकते हैं। क्लियर है भाई, ये B और B ये क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है एक दूसरे के, है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, B क्रॉस B या B क्रॉस B, है ना। B क्रॉस B लिख दो या B क्रॉस B लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा और ये दोनों क्या है, वेक्टर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन फॉर्मूला आया वो ये आया, ठीक है ना। अब ये क्या दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी, ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा किसी वेलोसिटी से, तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो ये है, ठीक है। याद रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में
जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो लगने वाला फोर्स ये होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक। अब इसके लिए कुछ एज्यूम्शन, कुछ मानना पड़ता है आपको भाई, मानेंगे तभी तो होगा। तो एज्यूम करिएगा कुछ कि भैया यहाँ पे एक चार्ज Q है जो क्या कर रहा है, जो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के से थीटा कोण बनाते हुए मूव कर रहा है, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो ये होगा। ये ऐसे ऐसे फिर उसके नीचे लिख दीजिएगा, ये इतना पहले लिख लीजिएगा। लेट एज्यूम दैट हियर इज अ चार्ज पार्टिकल विच मूविंग विथ v वेलोसिटी एंड क्रिएट थीटा एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, सो फोर्स एक्टिंग अपॉन इट फॉलोइंग डिटेल्स गिवन इट। ओके, यहाँ पे लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे इतना करने के बाद ये आया, और ये बात भूलिएगा मत, ये मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स है। ओके, यहाँ तक में कोई दुविधा नहीं। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एट अ टाइम के बाद हम के की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे V क्रॉस B। ठीक है ना, B क्रॉस B लिखो, V क्रॉस B लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं Q V B साइन थीटा, तो क्या दुविधा होगी, नहीं। या F इज इक्वल टू यहाँ पे Q B V साइन थीटा लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा याद रखेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर लेना है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर, है ना। तो फोर्स अगर किसी को रख रहा है तो वो भी वेक्टर होना चाहिए, उसमें भी वेक्टर आने चाहिए। ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पे अगर आप कभी भी लिखोगे इस फॉर्म में, तो यहाँ पे F पे भी क्या डाल लेना, ऐसे एंगल तीर बना लेना, ताकि ये फील आ जाए कि ये क्या है, ये वेक्टर है। ठीक है ना, ये भाई अंदर वेक्टर है तो बाहर भी वेक्टर है, मतलब रिजल्टेंट में वेक्टर मिलेगा हमको। यहाँ तक में कोई दुविधा नहीं हुई होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है ना, अब थोड़ा सा कुछ और समझते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटाता हूँ, फिर हम थोड़ा सा समझते हैं। अब ध्यान देंगे, मेनली क्या होगा कि हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। ठीक है, अब केसेस बनाइएगा, केस फर्स्ट मतलब मान लीजिए ये जो Q पार्टिकल है, ये Q पार्टिकल, ठीक है ना, ये पहले किधर भाग रहा था, इधर भाग रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर थी, इधर की ओर। ऐसे हमने डायग्राम बनाया था ना। अब हम कुछ स्पेशल केसेस लेंगे जहाँ पे हम ये मानेंगे कि जो Q है वो 0 एंगल पे काम कर रहा है। यानी मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर, और जो मेरा Q दौड़ रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में v स्पीड से दौड़ रहा है। समझ में आया? Q जो है वो भी v स्पीड से इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो थीटा यहाँ पे क्या है, 0। इस फार्मूले में डाल दो। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स Q V B साइन थीटा। थीटा के जगह पे क्या डाल दूंगा, 0 डिग्री होगा। अब F इज इक्वल टू देखिएगा Q V B साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0, खत्म। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा 0, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 0, यानी F इज इक्वल टू 0। ये तो केस फर्स्ट है। केस सेकेंड देखेंगे, केस सेकेंड में क्या होगा, थोड़ा ध्यान देंगे। जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू अगर मैं 90 डिग्री ले रहा हूँ तब क्या होगा देखिएगा, मतलब यहाँ पे मान लीजिए B है और ऊपर क्या है, Q है, बीच में क्या लगा दिया आपने, 90 डिग्री लगा दिया। भाई B की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, Q कैसे चल रहा है, परपेंडिकुलर। तब यहाँ पे देखोगे, तब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा, है ना, साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, Q V B साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्या मिल गया हमको, Q V B, ये क्या हो गया, F, यहाँ पे F ये हो जाएगा। और केस 3 देख लो तुम, केस 3 में हम क्या ले लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, कुछ ऐसा स्थिति मिलेगा कि यहाँ पे B की डायरेक्शन है, इधर क्या हो जाएगी, Q की डायरेक्शन, है ना, मतलब Q इधर की ओर V स्पीड से 180 डिग्री बनाते हुए घूम रहा होगा। ठीक है ना, मतलब V स्पीड से चल रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो ये किधर जा रहा होगा, इधर V स्पीड से। ओके, तब देखेंगे अगर हम लोग, तो F इज इक्वल टू Q V B साइन 180 हो जाएगी, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हाँ,
कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0। साइन 90 प्लस 90 करेंगे, कॉस 90 जगह कॉस 90 की वैल्यू 0। तो अगेन यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा? 0। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, तो पहले वाले में भी 0 हो रहा है और तीसरे वाले में भी 0 हो रहा है, यानी थीटा जब 0 हो गया तो भी 0 है और थीटा जब 180 हो गया तो भी 0 है। लेकिन 90 पे हमको क्या मिल रहा है? क्यू भी बी मिल रहा है। तो सबसे मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे मिलेगा? जब थीटा मेरा कहाँ पे होगा? 90 पे होगा, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा। और मेनली आप जानते भी हो कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम किस पे होती है? 90 पे। तो जाहिर सी बात है कि यही मेरा क्या होगा? मैक्सिमम फोर्स होगा। समझ में आया? हाँ या ना? अब थोड़ा सा और डिटेल में समझो, तो इसी केस 2 से हम थोड़ा और कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे ये बी है, ठीक है ना, तो इस बी को ऐसे रहने देंगे, इस क्यू भी को इसके नीचे भेज देंगे, तो क्या मिलेगा हमको? बी इज इक्वल टू मिल जाएगा एफ अपॉन क्यू भी। क्या मिल जाएगा? है ना? ये मैक्सिमम फोर्स लिया मैंने, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्यू और भी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक नया चीज यहाँ पे फॉर्म करूंगा। मैं यहाँ पे मान लूंगा कि जो चार्ज है, एज्यूम करूंगा कि जो चार्ज है वो 1 कूलाम का था और जो स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। यानी क्यू कितना है? तो क्यू है 1 कूलाम और v जो है वो कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो थोड़ा ध्यान दो क्या होगा। क्या होगा? देखो, जब यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो q की जगह पे 1 डाल दूंगा, v की जगह पे भी 1 डाल दूंगा, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? सर b की मतलब नीचे तो 1 हो गया ना, तो सर ये आ जाएगा, आया ना? यस आर नो? यानी b इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम। अब इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये दिख रहा है, ये देखो, ये दोनों के दोनों वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए यहाँ पे दिखा दो। और यहाँ से ये दिख रहा है कि एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कुछ और नहीं होता, ये तो फोर्स है ना। यानी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा जब 1 कूलाम का फोर्स 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 90 डिग्री पे क्या कर रहा होगा? दौड़ रहा होगा। तो जो फोर्स लगेगा उस क्यू चार्ज के ऊपर, वही मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि या बी, नीचे से लिखता हूं मैं कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इंग्लिश हिंदी इसी में दोनों में मिक्स कर लेंगे आप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है जो 1 कूलाम चार्ज द्वारा जब 1 कूलाम चार्ज द्वारा 1 मीटर पर सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के यानी बी के परपेंडिकुलर मोशन किया जाता है, ठीक है। बस अपनी भाषा में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। बस कहने का अर्थ मेरा यही था कि आप इस चीज को फील कर लीजिए कि भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक प्रकार से फोर्स ही है ना। एक क्या है? फोर्स है। क्या है? फोर्स है। जो कब पता चलेगा, मतलब ये कब बराबर हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा जब 1 कूलाम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ेगा, तो जो 1 कूलाम के चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा वही एक्चुअल में उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड होगा। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आया तो इस चीज़ को मैं यहाँ से भी फील करा सकता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का ये पॉइंट है P, ठीक है ना। इस पॉइंट पे मैं ये देखना चाहता हूँ, सपोज कर लो इस पॉइंट P पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो क्या करना है भैया? ये करना है कि 1 कूलाम का चार्ज लेना है और उसे 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ा देना है इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं अगर दौड़ा दूं
तो दौड़ा दूंगा जब, तो जितना फोर्स उस पे लग रहा होगा उतना ही इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। क्या फील आया? मैंने क्या बोला कि अगर मैं किसी पॉइंट पे ये पता करना चाहता हूं कि भैया एक करंट कैरिंग वायर है, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मैं ये देखना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे ये बता दो कि फोर्स कितना है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, कितना स्ट्रांग है फील्ड या कितना कमजोर है, उसका मैग्नीट्यूड पता करना चाहता हूं। तो मुझे उस पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, 1 कूलम का चार्ज लेके आना है, उसको 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से परपेंडिकुलर दौड़ा देना है और ये चेक करना है कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगा। तो जितना फोर्स लगेगा उसे 1 कूलम चार्ज के ऊपर, वही उस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताएगा। ठीक है, आप अपने भाषा में खुद लिख लेंगे इस चीज को। बाकी आई थिंक आपको यहां तक पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मैक्सिमम फोर्स कब फील होगा एक चार्ज पार्टिकल को, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा तो। ठीक है, ठीक। अब यहां तक में कोई दुविधा नहीं है। अब थोड़ा सा एक नई बात समझो, ज्यादा नई बातें नहीं समझाऊंगा, सीधा सीधा एक बात समझाता हूं। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ध्यान से देखना, अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल की बात करूं तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जितना पैदा हुआ है फोर्स वो मैंने देखा, पर क्या एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ही फोर्स लगेगा? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी तो लगेगा, हाँ या ना? जाहिर सी बात है कि अगर चार्ज पार्टिकल है तो उस चार्ज पार्टिकल को जब मूव कराओगी किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो सपोज कर लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब के सब है ना, सब के सब मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो क्या केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड होगा जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा? तो चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके पास पैदाइशी होता है ना। इसको मिटाओ, ये जबरदस्ती आ गया है, बस मैं इससे सीधा सीधा बताता हूँ। एक चार्ज है, जब वो रेस्ट में है, ये हम बार बार पढ़ते हैं और अगेन एक बार पढ़ रहे हैं, जब वो रेस्ट में है तो एक फील्ड तो उसके पास पैदा ही होगी, जन्मजाति उसके पास होती है, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस केस में नहीं होगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। लेकिन जब ये मोशन कर रहा है, ये क्यू चार्ज रेस्ट में है, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन जब ये क्यू चार्ज मोशन कर रहा है, तो मोशन करते वक्त इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब ये दो फील्ड होंगी इसके पास। ठीक है, अब मान लो 2 चार्जेस मैंने पकड़े, एक चार्ज है ये भी क्या कर रहा है, v स्पीड से दौड़ रहा है, ऐसे जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। एक दूसरा चार्ज है, ये मान लेते हो Q1 है, तो ये v1 स्पीड से दौड़ रहा है, ये Q2 है, ये भी v2 स्पीड से दौड़ रहा है ना। अब जब ये इस दौड़ेगा तो जाहिर सी बात है ना भाई कि ये अपने चारों ओर क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके चारों ओर पहले से रहेगी, है ना। मैंने ऐसे बना दिया इसको मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इसको बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो 2 फील्ड तो पैदा हो गई ना इसके चारों ओर। ऐसे इस चार्ज के चारों ओर भी तो पैदा होगा, इस चार्ज के भी चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा ही होगा, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होगा। अब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो अभी हमने देखा भी और अभी समझिए, जब ये इसके नजदीक आएगा तो इस Q2 के ऊपर इस Q1 के द्वारा एक फोर्स अप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भैया इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है और इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव करते हुए आ रहा है। तो अभी उसी के लिए तो फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है कि जब एक चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड में या करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स आएगा। वो फोर्स कितना होगा, F = QVB sin थीटा होगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो आ रहा है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फोर्स लगाएगी, क्या लगाएगी कि नहीं लगाएगी। तो इसका मतलब एक चार्ज पार्टिकल जब वो मूव कर रहा है और वो मूव करते हुए किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल, वो भी मूविंग है, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाएगा या उसके समीप जा रहा है, तो उसके ऊपर दो फोर्स होगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा। तो इसका मतलब एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और इन दोनों फोर्स को मिला के हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। यानी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब वो मूव कर रहा होता है तो एक सेमराइज करके फोर्स बताया जाता है, जिसका नाम दिया गया है लॉरेंज फोर्स, क्योंकि उन्होंने ही बताया था। ठीक है ना, लॉरेंज साहब ने।
तो उनके नाम पे ही बन गया। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो बस यही है कहानी, इसके अलावा कुछ है नहीं, है ना। यहाँ पे आपने क्या प्रूफ किया अभी तक कि भैया मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब जाओगे तब कितना हो रहा है, तो ये देखना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या करंट कैरिंग वायर जो है इसके चारों ओर हम आवेश को ले जा रहे हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा। तो देखो यार, करंट कैरिंग वायर के चारों ओर केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पैदा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वायर के चारों ओर जीरो होती है, अंदर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये जरूर है कि जब तुम इसको लेके जाओगे, यानी इस क्यू चार्ज को जब इसके समीप लेके आओगे तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे इंडक्शन स्टार्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर जनरेट होगी और इसके कारण एक फिर से फोर्स पैदा हो जाएगा, लॉरेंज फोर्स तब यहाँ पे आएगा ही आएगा। शुरुआती दौर में करंट कैरिंग वायर के चारों ओर क्या नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, इस बात को भूलिएगा मत, है ना। केवल और केवल क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। आया समझ में? इसको देखा जाए, ठीक। तो ये तो बातें अब क्लियर हो गई होंगी आपकी कि भैया अगर हम कभी भी एक चार्ज पार्टिकल जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है, अगर उसमें हम एक ऐसा चार्ज पार्टिकल लेके आ रहे हैं उसके संपर्क में जिसके पास अगेन दोनों है, तो दो फोर्सेस लगेंगे, उनको हम लॉरेंज फोर्स के नाम से जानेंगे। ओके, अब ये चीजें क्लियर होने के बाद मैं चाहूंगा कि हम उस पर पहुंचे, उसके पहले थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है, गतिमान आवेश आप लेके आए हो, ओके, लेके आए भैया एक चार्ज पार्टिकल लेके आए, लेकिन सपोज कर लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से पैदा है और उसमें हम एक वायर को ही लेके चले जाते हैं। किसको लेके चले जाते हैं, एक वायर को ही लेके चले जाते हैं, तब क्या होगा, फिर हम लॉरेंज फोर्स देख लेंगे, घबराइएगा मत। लॉरेंज फोर्स तो 2 सेकंड का कॉन्सेप्ट है, तो लॉरेंज फोर्स तो आपको समझ में भी आ गया होगा, तो ज़्यादा कुछ समझाना है नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ कि हेडिंग यहाँ पे है तो ऑलरेडी ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है, इसी पे खेल खेल लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल, एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे रखी, एक मैग्नेटिक फील्ड रखी, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक वायर रखा, ठीक है ना, ये वायर रखा। वायर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, थीटा एंगल बना रहा है। इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ L है, इसकी लेंथ क्या मान लेता हूँ, L है, ओके, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका मान लेता हूँ A है, ओके 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 ओके। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी को भी लेके जाएंगे, यानी एक चार्ज पार्टिकल को लेके जाएंगे, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, तो उसके ऊपर लगता है F = QVB sin थीटा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सर कौन है, यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है, क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है। तो अब इस करंट कैरिंग वायर पे भी वही फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई, ध्यान से समझो। क्यों नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के पास भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, आपस में मिलेंगी, और जब आपस में मिलेंगे तो जरूर फोर्स, जाहिर सी बात है फोर्स लगेगा। वो क्यू चार्ज के ऊपर क्यों फोर्स लग रहा था, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा था, और करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड था, तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में कोलैप्स करेंगे तो फोर्स लगेंगी। ऐसे ये चार्ज है, सॉरी ये वायर है, इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड होंगी, और ये ऑलरेडी किस में रख दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो 100% फोर्स लगेगा। और फोर्स कितना लगेगा, उतना ही लगेगा जितना पहले लगता था। तो F = QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, उतना ही लगेगा, हाँ उतना ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी खेल क्या खेलना है कि अभी जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो होता है करंट कैरिंग वायर, इस करंट कैरिंग वायर में हम हमेशा देखते हैं कि इसमें I धारा बहती है ना, I धारा बहती है। ये I धारा कैसे बह रही है, जब ये Q चार्ज का पार्टिकल V स्पीड से चल रहा होगा। Q मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन ना। I कब कैसे पैदा होता है सर, I तब पैदा होता है जब इलेक्ट्रॉन V स्पीड से चल रहा होता है, और उस स्पीड को हम क्या नाम देते हैं, VD, अनुगमन वेग, हमने पढ़ा है ना, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो भैया बात तो वही चल रही है, हाँ ना, यानी इसमें भी सेम खेल है,
जैसे खेल बाहर था कि एक छोटा सा पार्टिकल ऑफ चार्ज ले लो, उसको भी v स्पीड से दौड़ाओगे तो जो फोर्स लगेगा वही यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ भी तो अंदर वही खेल है, यहाँ भी तो चार्जेस v स्पीड से दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत चेंज लेके आना है। अब एक चार्ज की बात तो हो नहीं रही है, इस चार्ज को हम चेंज करेंगे, हम देखेंगे कितने चार्जेस हैं। क्या हम इस चार्ज को चेंज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, क्या करो, एकांक आयतन में देख लो, यूनिट वॉल्यूम के अंदर, मतलब ये वायर लिया है हमने, तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देख लेता हूं मैं। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम में, क्योंकि क्यू की वैल्यू हमको लिखनी है, ठीक है ना, वॉल्यूम में चार्ज, यूनिट वैल्यू में जो चार्ज है, चार्ज क्या होता है भैया, हम क्यू की जगह पे लिखना है, तो मेरे लिए यूनिट वैल्यू में कितने चार्ज होंगे। पहले वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एल है, कितना है, ए इंटू एल है। ठीक है, अब ए इंटू एल है, ध्यान से समझिएगा, ए इंटू एल है, तो ये ए इंटू एल ऐसे ही रहेगा, थोड़ा ध्यान देंगे, ये ए इंटू एल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, यानी एन इंटू ई होगा। ध्यान से समझेंगे, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज क्यू इज इक्वल टू ए इंटू एल इंटू एन इंटू ई हो जाएगा। यस और नो? फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मान लो ये इतना बड़ा वायर है, इस वायर की लेंथ कितनी है, एल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है, मैं यूनिट वॉल्यूम में देख रहा हूँ, इतना पोर्शन में देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पूरा का वॉल्यूम निकालूंगा, और वॉल्यूम निकालने के बाद मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, आया ना, तो मैं मान लेता हूँ कितना है, एन है, तो बस मैंने लिख दिया, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, वॉल्यूम निकाला, उसमें एन इंटू ई कर दिया, मिल गया कि नहीं मिल गया, आया ना, जो जितना पूरे में होंगे उतने का मैं एकांक में यूनिट में ले लिया। क्या कोई दुविधा है, हाँ या ना, कोई दुविधा है, नहीं है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो मैं इसमें बस एक काम कर दूं, यानी आपको ये फॉर्मूला पता होगा, I इज इक्वल टू ए एल इंटू एन ई इंटू वी डी। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ये कहाँ से आया आपको पता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में हम लोगों ने क्या निकाला था, रिलेशन। एक सेकंड पॉज करिएगा, क्या दिक्कत है, चलिए देखिएगा। तो मैंने उसको बिठा दिया, जानबूझ के बिठा दिया, ध्यान देंगे, ए एल इंटू एन इंटू ई है हमारे पास। अब ध्यान से सुनिएगा, हम ये जो निकाले हैं ये है एक्चुअल में यूनिट वॉल्यूम के अंदर टोटल चार्ज। इस चीज़ को हम यहाँ पे फिट कर देते हैं, तो F इज इक्वल टू क्यू की जगह पे हम डाल देंगे A इंटू एल इंटू एन इंटू ई इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा, आ जाएगा। अब यहाँ पे V मतलब VD हो जाएगा, ऐसा नो, V को हम क्या लिख सकते हैं, V को VD लिख सकते हैं, है या ना। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि चार्जेस किस स्पीड से चल रहे हैं करंट के अंदर, वायर के अंदर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के स्पीड से, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इनकी, तो इसलिए मैंने VD लिख दिया, कोई दुविधा नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, F इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो N इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी लिख रहा हूँ अलग, और बाकी L इंटू बी इंटू साइन थीटा ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। हमने ये पढ़ा है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो I इज इक्वल टू होता है वो होता है N इंटू ए इंटू वी डी, ये होता है। I इज इक्वल टू क्या होता है, ये पूरा का पूरा होता है। तो जो यहाँ पे लिखा गया है उसके जब हम I लिख सकते हैं, यहाँ पे वही तो लिखा गया है, इस पूरे के जब हम क्या लिख देंगे, I, तो क्या मिल जाएगा हमको, F इज इक्वल टू मिल जाएगा I इंटू एल इंटू बी साइन थीटा, मिल जाएगा, I इंटू एल वी साइन थीटा मिल जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, चूंकि इसका तो कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान से देखिएगा, I का, सॉरी रिलेशन कह रहा हूँ मैं, I तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, वो स्केलर क्वांटिटी है, मैं लेंथ को यहाँ पे बना लूंगा। देखिए दो लोग हैं, आपस में मल्टीप्लाई करके क्या दिखा रहे हैं, साइन थीटा दिखा रहे हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे इनको चेंज करके किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, इसके ऊपर वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर, और यहाँ पे भी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा ये कैसे तब्दील हुआ है, ये तब्दील हुआ एक्चुअल में F इज इक्वल टू क्यू इंटू क्या था यहाँ पे, V क्रॉस बी, V क्रॉस बी से ये किस में कन्वर्ट हो गया है, इसमें। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना, कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया। यानी जब आप एक चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हो तब आप ये वाला यूज करोगे, और जब एक करंट कैरिंग वायर को रख दोगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तब ये देखोगे फोर्स का फॉर्मूला। ओके, क्लियर है। यानी जब एक पूरा वायर में डाल दोगे, पूरा का पूरा चार्ज का पूरा ग्रुप में डाल दोगे, पूरा चार्ज का ग्रुप आने का मतलब क्या है, करंट वायर आ चुका है,
वायर के अंदर ही तो करंट बहुत लंबा चौड़ा फ्लो होगा, है ना। तो करंट का चार्जेस का फ्लो वायर के अंदर होगा, तो इसलिए अगर मैं वायर लेके आ जाऊंगा तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस वायर के ऊपर वो होगा ये। और अगर एक चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा ये। ठीक है। अब अगेन यहाँ से चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चाहो तो फिर डायरेक्शन का खेल खेल सकते हो, है ना। अभी तो थीटा एंगल पे था, अब यहाँ पे फिर चाहो तो एल और बी की वैल्यू है, चूंकि एल और बी क्या है परपेंडिकुलर वाले केस में चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बारी बारी वैल्यू हटाएंगे। मतलब यहाँ पे देख पा रहे होगे, पहले हम क्या करेंगे, जैसे इस वायर को ऐसे सीधा कर देंगे तो 0 एंगल हो जाएगा, फिर ऊपर कर देंगे 90 एंगल, फिर पूरा उलट देंगे, दैट मीन्स 180 डिग्री। तो 3 केसेस यहाँ आगे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एक बार उसको भी देख लेते हैं हम लोग, तीनों केसेस फटाफट देख लेते हैं। अब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, फिर लॉरेंज फोर्स को देख के फिर टाटा बाय बाय। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 0। थीटा इज इक्वल टू 0 लोगे तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन 0। दैट मीन्स क्या मिल गया, एफ इज इक्वल टू 0। एफ इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। ये तब का केस है कि मान लीजिए ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सीधा एक लाइन में बस लिख देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है और जो वायर रखा गया है वो भी इसी डायरेक्शन में रखा गया है। ठीक है ना। तो यानी सीधा सीधा ना ऐसे तुम दिखा सकते हो, करंट का डायरेक्शन भी क्या है, इधर ही है। तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी, दैट मीन्स भाई एल लेंथ तो है ना, तो एल और बी में ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0 का एंगल बन जाएगा, बन जाएगा। तो तुम करंट के डायरेक्शन से दिखा सकते हो कि करंट की डायरेक्शन भी इधर ही है जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो उस कंडीशन में लगने वाला जो फोर्स होगा इनके ऊपर 0 होगा। सेकेंड केस उठाओ, सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये रहा बी और मैंने वायर को कैसे रखा ऐसे, यानी करंट कैसे जा रहा है ऐसे ऊपर की ओर। ठीक है ना, ये आई की डायरेक्शन है, यहाँ पे एल है, तो सीधा सीधा देख सकते हो एल और बी के बीच में कैसा बन रहा है एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90, और साइन 90 मतलब साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 होगी, यहाँ पे 1 होगा, तो यानी क्या मिल जाएगा हमको एफ आई एल बी, एफ इज इक्वल टू आई एल बी। और तीसरे नंबर पे आ जाओ, जब केस 3 में ले रहा हूँ, थर्ड केस है, थर्ड केस में थीटा इज इक्वल टू 180 ले लिया मैंने, तो इस केस में क्या होगा, बी इधर और जो वायर है अपना इधर, तो इनके बीच में कैसा एंगल बन रहा है 180, यानी करंट की डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर। ठीक है, ये पूरा का पूरा एल लेंथ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू दिख रहा है आई एल बी साइन 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है अगेन 0, तो यानी अगेन यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम कब होगा, दिख रहा होगा जब हम उस करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तब। ठीक है, तो किसी धारावाही चालक यानी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। मैक्सिमम कब होगा, जब उसको परपेंडिकुलर रखोगे। ठीक है, अब लॉरेंज फोर्स देख लिया जाए, इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स देख के खेल खत्म, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए लॉरेंज बल देख लीजिए। लॉरेंज फोर्स, if a charge particle moving with v velocity in magnetic and electric field both, then चार्ज पार्टिकल Q। ठीक है ना, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब यहाँ से B और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E सिंबलाइज्ड कर लीजिएगा। ठीक है ना, बोथ, देन देयर आर टू फोर्सेस एक्ट अपॉन इट। कौन कौन से, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकता हूँ मैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स में डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। इसको इधर भेज दोगे तो मिल जाएगा एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू
होगा कि नहीं होगा? तो F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, जो क्यू चार्ज लिया है मैंने उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, एंड सेकेंड नंबर पे हमको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ये मैं F से निकालूंगा, इसको एफ ई ले लो, इसको एफ एम ले लो, तो क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी जस्ट आपने निकाला भी है ना? निकाला था, क्या आया था? क्यू भी बी साइन थीटा, यही आया था, क्यू भी बी साइन थीटा। अब यहाँ से आप चाहो तो दोनों को सेमराइज कर सकते हो, दोनों फोर्सेस लग रहे हैं ना, तो दोनों को सेमराइज करो, एफ ई प्लस एफ एम, एफ ई प्लस एफ एम, तो इन दोनों फोर्सेस को मिला के क्या कहलाएगा? लॉरेंज फोर्स। इन दोनों फोर्सेस को मिला दूंगा तो क्या कहलाएगा? यही लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स एक्चुअल में क्या बता रहा होता है? लॉरेंज बल क्या बता रहा होता है? लॉरेंज बल ये बताता है कि जब एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो जब वो किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मारता है और मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारता है तो टोटल कितना फोर्स लगता है, ठीक है ना? तो टोटल फोर्स जो लगता है उसको कैलकुलेट करके बताता है। तो एफ ई की वैल्यू क्या है हमारे पास? क्यू इंटू ई है ना? और एफ एम की वैल्यू क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा है ना? यहाँ से क्यू क्यू क्या कर सकते हैं हम लोग? कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमको? ई प्लस वी बी साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? इज इक्वल टू यहाँ पे एफ एल ले लेता हूँ मैं, लॉरेंज फोर्स। ये हो गया हमारा लॉरेंज फोर्स का वैल्यू। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? बाकी आप क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे आप लिख लो एफ एल इज इक्वल टू, भाई जैसा आपको समझ में है, क्यू ई हम क्या बना सकते हैं यहाँ पे, मतलब एरो बना देंगे ताकि बता दें कि ये भी क्या है? वेक्टर है, और यहाँ पे इनको हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? वी क्रॉस बी लिख सकते हैं, है ना? तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये भी वेक्टर है और ये पूरा का पूरा आपका क्या है? लॉरेंज फोर्स है। तो लॉरेंज फोर्स ऐसे आप कैलकुलेट कर लोगे। आई होप समझ में आ गया होगा। जब मैं एरो नहीं लगाया हुआ हूँ तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? हम डायरेक्शन भी साथ साथ लेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड हमेशा यूज करते हैं तो इसी फॉर्म में यूज करेंगे, थीटा उल्टा लेके आएंगे बिना एरो का, हम इसी तरीके से लिखेंगे। तो ये स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी टॉपिक आज पढ़ाए गए हैं आपको सब समझ में आ गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं पेंट करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एमर्स।